नमस्कार, आज हम सॉल्व करेंगे गेट जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स का सॉल्यूशन। तो यहाँ 2024 का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यहाँ आपको एप्टीट्यूड का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्बल इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 इज in a locality the houses are numbered in a way the number of houses on one side of road are consecutive odd number। तो जो दे रखा है वो हम लिखते जाते हैं कि क्या क्या हमें डेटा दे रखा है। तो यहाँ पे दो साइड्स हैं। लेट कंसीडर दिस इज वन साइड ऑफ रोड, दिस इज सेकंड साइड ऑफ रोड। तो इसमें कह रखा है कि on one side of the road are consecutive odd number starting from 101। तो यहाँ पे कुछ घर हैं, ऐसे कुछ हाउसेस हैं और ऐसे ही चलते जा रहे हैं। तो यहाँ से नंबर स्टार्ट रहा है 301। इस घर का नंबर 301 है और ये ऑड नंबर है। तो नेक्स्ट नंबर आएगा 303, देन नेक्स्ट नंबर आएगा 305 एंड सो ऑन। फिर दे रखा है वाइल द हाउस नंबर ऑन द अदर साइड आर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 302। तो यहाँ पे सामने वाले घर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 302 से, और वो इवन नंबर है। तो 302 के बाद आएगा 304, फिर आएगा 306, ये इवन नंबर है। ऐसे नंबरिंग की गई है हाउसेस की। The total number of houses is the same on both sides of the road। दोनों साइड सेम नंबर ऑफ हाउसेस हैं। तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि 101 के सामने 302 है, सिमिलर 303 के सामने 304 है। और ऐसे ही मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक साइड एक ही घर है एक साइड नहीं है, दोनों साइड सेम घर है, ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ द हाउसेस बिटवीन two sides of the road is 27। sum of the houses between two side और उनका डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो हम पहले लिख देते हैं वन साइड का हम सम लेते हैं 305 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको हम लेट एज्यूम कर लेते हैं m, ठीक है, क्योंकि हमें सम का डिफरेंस ढूंढना है। दूसरी साइड का सम होगा 302 प्लस 304 प्लस 306 प्लस वी डोंट नो हाउ मेनी हाउसेस आर देयर। तो सो वी आर जस्ट टेकिंग द पॉसिबल नंबर्स, ठीक है। तो ये हो गए m और n, और हमें क्या पूछा गया है? डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द हाउसेस बिटवीन टू साइड ऑफ द रोड इज 27। सो दैट इज m minus n is equal to 27, or we can say n minus m is equal to 27। ओके, यहाँ नेगेटिव का तो कोई इश्यू है ही नहीं, यहाँ हमें सम 27 दे रखा है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ हाउसेस ऑन ईच साइड ऑफ द रोड। तो हमें पूछा गया है कि दोनों साइड कितने घर हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दे रखा है कि दोनों साइड का सम का डिफरेंस क्या है? 27 है। तो हम क्या करते हैं, उनका डिफरेंस ले लेते हैं m माइनस एन या n माइनस एम कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देयरफॉर हम ले लेते हैं n माइनस एम, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है तो हमें वैसे भी नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव ही करना रहेगा, तो हम ये करते हैं। तो यहाँ n है 302 प्लस 304 प्लस 306 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हुआ n। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है? 301 प्लस 303 प्लस 305 प्लस डॉट डॉट डॉट। इनका सम हमें क्या दे रखा है? सब्ट्रैक्शन हमें क्या दे रखा है? 27, ठीक है। ये हमें 27 दे रखा है। यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस
304 माइनस, ये माइनस हो जाएगा पूरा, 304 माइनस 303, ये भी 1। सिमिलरली सारे 1 हो जाएंगे। अब देखिए, हमें पता है दोनों साइड सिमिलर घर है, तो यहाँ 1 जितने घरों में उतनी बार आएगा, ठीक है। तो यहाँ डॉट 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 एंड भी 1 ही आएगा, ठीक है। और हमें दे रखा है डिफरेंस 27 है, तो 1 का सम 27 आ रहा है। तो देखिए दो घर का अगर हम पेयर बना लें, दो घर का हमने पेयर बना लिया, तो उनका डिफरेंस 1 आ रहा है, ठीक है। हम पेयर में ले रहे हैं तो 1 1 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने पेयर बन रहे हैं उतने ही एक रो में घर है। तो ये भी क्या आएगा, ये इसका ये नंबर ऑफ वन साइड ऑफ हाउस हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। देखिए इसमें बस लॉजिक यूज करना है। तो वन साइड ऑफ हाउस क्या हो जाएगा 27। अगर हम दोनों साइड ढूंढना होगा तो हम क्या करेंगे, n इंटू 2 कर देंगे। 27 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 54। बोथ साइड 54 है, बट अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या पूछा गया है। देन द नंबर ऑफ हाउसेस ऑन ईच साइड ऑफ द रोड इज, ईच साइड पूछा गया है, तो हमें एक साइड तो 27 ही होंगे, दोनों साइड 54 होंगे, बट वन साइड 27 होंगे। तो हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए आंसर आ गया 27। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में हमें दे रखा है कि फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q विथ p अपॉन q इज नॉट इक्वल टू 1, p अपॉन q पावर p अपॉन q इज इक्वल टू p रेज टू q माइनस 1। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी दे रखा हो तो हमें बस सिंप्लीफाई करने का ही नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो हम इसे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं जितना हमसे हो पाए, फिर देखेंगे क्या लॉजिक लग रहा है। तो ये हमें दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इस डिवीजन में है तो पावर को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। p रेज टू p अपॉन q डिवाइड बाई q रेज टू p अपॉन q। ऑब्वियसली हम ये कर सकते हैं। सिमिलरली इस और भी क्या आ जाएगा, p रेज टू p अपॉन q इंटू p रेज टू माइनस 1। ओके, ऐसा आ गया। कैसे आया ये, क्या हमने रिजल्ट यूज किया, हमें पता है a अपॉन b रेज टू m होता है, तो हम क्या करते हैं, a रेज टू m अपॉन b रेज टू m लिख सकते हैं। तो बस हमने ये रिजल्ट लगाया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, p रेज टू a माइनस b होता है, तो हम क्या करते हैं p रेज टू a इंटू p रेज टू माइनस b। ओके, तो ये हमने, ये दूसरा रिजल्ट है, ये लेफ्ट है राइट हैंड साइड लगाया, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लगाया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा, ये देखिए p रेज टू p अपॉन q दिस साइड भी है दिस साइड भी है, ये दोनों साइड है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन q रेज टू p अपॉन q इज इक्वल टू p रेज टू माइनस 1 है तो हम 1 अपॉन p लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम p को लेफ्ट हैंड साइड ले आए, q को राइट हैंड साइड ले जाए, तो ऐसा आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम पावर लगाएंगे, पावर q ऑन बोथ साइड। ओके, तो p रेज टू q इज इक्वल टू q रेज टू p अपॉन q इंटू q, दोनों साइड हमने q लगाया, ठीक है। देयरफॉर p रेज टू q इज इक्वल टू q रेज टू, यहाँ q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा q रेज टू p, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
तो p रेज टू q इज इक्वल टू q रेज टू p, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए कौन से ऑप्शन में ये है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, जस्ट सिंप्लीफाई करना था और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 4, इसमें हमें दे रखा है विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में हमें x की पॉसिबल वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, तो हमें पहले तो ये सीरीज है ये लिख देते हैं। हमें यहाँ पे x की वैल्यू ढूंढनी है, तो हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में इनके हम देखते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे 7 माइनस 3 यहाँ 4 का डिफरेंस आ रहा है, 15 माइनस 7 यहाँ 8 का डिफरेंस आ रहा है। ये तो हमें ढूंढना है, ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता। इनका डिफरेंस आ रहा है 127 माइनस 63, इनका 127 माइनस 63 हो जाएगा 64, इनका डिफरेंस हो जाएगा 128। क्या किया हमने, 255 माइनस 127 किया तो ये आ जाएगा 8 to 128। ऐसे हमने डिफरेंस निकाला है, सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। ओके, तो अब देखिए ये कोई सीरीज बन रही है क्या। देखिए ये है 4, यहाँ पे क्या हुआ 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो हम यहाँ क्या करते हैं 8 प्लस 8, जस्ट ट्राई करते हैं ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या। 16 प्लस 16, 32 प्लस 32, यस दिस इज द ओनली सीक्वेंस दैट इज पॉसिबल। देखा आपने, ये सीक्वेंस ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखिए 8 है तो 8 प्लस 8 कर देंगे तो x आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ क्या करेंगे 15 प्लस 8 करेंगे इज इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 16 था, यहाँ पे 15 प्लस 16 करेंगे हम, दैट इज इक्वल टू 31। तो x आ रहा है हमारा 31। अब हम चेक करते हैं 63 आ रहा है, 31 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 63। नेक्स्ट नंबर आ रहा है तो हमारा आंसर क्या आ गया, 31 आ गया। देखिए कितने आसानी से करना था हमें बस देखना था कि क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या सीक्वेंस बन रही है। या 4, 8, 16, 32, 64, 128 की सीक्वेंस बन रही है। तो हमने क्या किया 15 को 16 से ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, नेक्स्ट नंबर मिल गया। ठीक है, फिर हमने उसे चेक कैसे किया, हमने नेक्स्ट नंबर उससे ऐड किया तो हमें नेक्स्ट नंबर पता चला। तो 31 आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कुछ सेकंड में आपको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ऑन द गिवन डे हाउ मेनी टाइम्स विल द सेकंड हैंड एंड अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक क्रॉस ईच अदर। कितनी बार सेकंड हैंड और मिनट हैंड क्रॉस करेगा 12:05 to 12:55 के बिटवीन में। चलिए आप हम पहले इसका हम यहाँ पे बनाते हैं, घड़ी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9। तो देखिए जब 12:05 हो रखा होगा तो कैसा टाइमिंग रहेगा, आर हैंड तो यहाँ पे रहेगा, मिनट हैंड 5 तो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और सेकंड हैंड मूव करेगा। ओके, सिमिलरली 12:55 के पास कैसा होगा, आर हैंड ये होगा, 55 मिनट यहाँ 55 होंगे तो ये कुछ ऐसा होगा मिनट हैंड, ये है मिनट हैंड। ओके, आर हैंड का तो हमें कुछ काम नहीं है, हम जस्ट ऐसे सोचने के लिए हमने ऐसा किया है।
तो देखिए इसमें 12:05 ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो 12:05 जब हो गई है तब सेकंड हैंड यहाँ पे है, इस एग्जैक्ट ये 12 पे है, तो यहाँ से ये मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ऐसे इसने मूव किया, 1 मिनट में क्या होएगा, यहाँ हो जाएगा 12:06, यहाँ पे 12:06 हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही ये यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे मूव करता करता, तो यहाँ पे हो जाएगा 12:55। ओके, तो यहाँ पे सेकंड फिर से आ जाएगा, तो 12:55 कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें पूछा गया है कि कितनी बार क्रॉस करेगा मिनट हैंड सेकंड हैंड को फ्रॉम 12:05 टू 12:55 होने के बीच में। तो देखिए यहाँ पे है ना, ऑलरेडी 5 मिनट्स तो पहले हो ही चुकी थी। ठीक है, और यह 5 मिनट्स पहले खत्म हो जा रहा है, मतलब हमारा काम। तो टोटल कितनी मिनट हुई हैं, टोटल मिनट आर, यहाँ पे 5 हटा दो और यहाँ पे 5 हटा दो, टोटल मिनट आर 60 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 50। ओके, यहाँ 5 6 से स्टार्ट हुआ, 1 मिनट, ऐसे ही 1 बार क्रॉस करेगा मिनट हैंड को, फिर 12 7 पे 2 बार, ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, फिर यहाँ पे और 55 पे ये 50th टाइम क्रॉस करेगा। ओके, तो 50 बार ये क्रॉस करेगा, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 50 आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने कितनी आसानी से आपको ये बता दिया। ठीक है, तो आपको इसी तरह ये क्वेश्चन करना है। हमने क्लॉक बनाई, हमने लॉजिक यूज किया और कितनी आसानी से हो गया। हमने पता लगा लिया कि 5 मिनट इसने क्रॉस नहीं किए और लास्ट के 5 मिनट क्रॉस नहीं किए, तो टोटल 60 मिनट होती है। तो 60 में से हमने 10 हटा दिया, तो कितना आ गया, 50। ठीक है, ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना था। आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये देखिए, ये इंग्लिश, वर्बल इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो इसमें हमें ये दे रखा है, हमें बेस्ट पॉसिबल मैच करने हैं। सो फ्रॉम द एंशियंट एथलेटियन एरेना टू द मॉडर्न ओलंपिक स्टेडियम द पोटेंशियल फॉर अ स्पेक्टेकल। तो देखिए, आपको थोड़ा इंग्लिश बेटर होगा तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें पहले क्वेश्चन में क्या आएगा, एथलेटिक्स, ऑप्शन ए देखिए, होल्ड है सभी में, होल्ड और या होल्ड से। तो हम इसमें देखेंगे एथलेटिक्स डैश द पोटेंशियल फॉर अ स्पेक्टेकल। तो एथलेटिक्स के बाद यहाँ होल्ड्स आएगा। ये तो इंग्लिश आता होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि होल्ड्स आएगा, तो बी या डी में से कोई आएगा, ए और सी तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हमने पता लगा लिया, होल्ड्स आएगा। ठीक है, बी एंड डी। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड 2 ऑप्शन हम कर देंगे तो हो जाएगा। एंड द क्राउड डेज विथ बेटेड ब्रीथ एट द ओलंपिक आर्टिस्ट ट्विस्ट हिज बॉडी, द क्राउड वेट्स। ऑब्वियसली क्राउड एक तो नहीं है, क्राउड इज प्लूरल, तो सेकंड में आएगा वेट्स, तो वो तो बी में तो है नहीं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। देखिए 2 ऑप्शन से हमने कैसे करेक्ट कर दिया, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए आसानी था, आपको थोड़ा लॉजिक यूज करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। तो 7th क्वेश्चन है, 3 distinct sets of indistinguishable twins are to be seated on a circular table, has 8 identical chairs. Unique seating arrangement are defined by the relative positions of the people. How many unique seating arrangements are possible such that each person sitting next to their twin? तो इसमें हमें क्या दे रखा है,
इसमें हमें राउंड अरेंजमेंट है, सर्कुलर टेबल है, ठीक है। ऐसे 8 सीट्स है, ओके। और 3 पेयर हमारे पास है ट्विंस के। अगर ट्विंस साथ में बैठेंगे तो देखिए ट्विंस हो, ट्विन 1 ट्विन 2 ये दोनों साथ में बैठ गए, फिर बैठ गए ट्विन 3 ट्विन 4, मतलब ये एक ट्विन का पेयर है, ये एक ट्विन का पेयर है, और थर्ड हो गया ट्विन 5 ट्विन 6, तो ये थर्ड ट्विन का पेयर है। फिर कितने बचे हमारे पास? फिर बस 2 पोजीशन हमारे पास बची है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं आपको काफी आसान तरीके से बताऊंगी कैसे सॉल्व करें। तो हम क्या करेंगे, हम ये ट्विंस तो साथ में बैठने ही वाले हैं, ठीक है। तो हम इनका पेयर बना लेते हैं, इसको हम T1 नाम दे देंगे, इसको हम T2 और इस थर्ड पेयर को T3, 3 पेयर बना ली, ठीक है। तो इनकी सीट भी पास में ही है, तो वो सीट्स भी क्लब कर लेते हैं हम, ये हम आसानी हो हमें सॉल्व करने के लिए, इसलिए हम कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे T1 आएगा, यहाँ पे T2, यहाँ पे T3, ठीक है, क्योंकि साथ में ही बैठेंगे तो ऐसा आएगा। तो हम कह सकते हैं सो 3 पर्सन एंड 5 प्लेसेस। तो हमारे पास 3 पर्सन है और 5 प्लेसेस हैं, और हमें पता है परम्यूटेशन जब हमने पढ़ा है तो हमने पढ़ा है सर्कुलर टेबल के लिए अरेंजमेंट कैसे होती है, अरेंजमेंट इज n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसमें n-1 फैक्टोरियल की अरेंजमेंट होती है, और हमें पता है कि 3 पर्सन है 5 प्लेसेस है, ओके। तो हम क्या करेंगे, एक पर्सन को फिक्स कर देंगे ताकि हमें दूसरे को ढूंढने में आसानी हो। चलिए हमने T1 को फिक्स कर दिया, ठीक है, हमने एक को फिक्स कर दिया तो हम बाकी को अरेंज कर पाएंगे आसानी से, ओके। तो एक पर्सन एक T1 को हमने फिक्स कर दिया, इसका मतलब क्या होया कि एक सीट यूज हो गई, एक 1 सीट यूज्ड। नाउ लेफ्ट 2 पर्सन 4 सीट। अब हमारे पास क्या बची, 2 पर्सन बचे और 4 सीट बची। तो अब हमारे पास 2 पर्सन है 4 सीट है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसे करेंगे 4p2, 4 प्लेसेस 2 पर्सन को हमें अरेंज करना है, तो ये आएगा 4 फैक्टोरियल अपन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये परम्यूटेशन की फॉर्मूला है npm इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल, ओके। तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 3 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12, तो ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। देखिए मैंने कितनी आसानी से आपको सॉर्ट आउट करके बताया है कि आप ऐसे सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 8, द चार्ट कंपेयर्स द installed capacity MW of 4 power generation technologies T1, T2, T3, T4 and the electric generation MWH in a time of 1000 hours। तो हमें इंस्टॉल कैपेसिटी ऑरेंज बॉक्स में दे रखा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हमें क्रॉस में दे रखा है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हमें ये वाले वैल्यूज देखने हैं, इंस्टॉल कैपेसिटी के लिए हमें ये वाली वैल्यू देखनी है। अब देखिए क्या पूछा गया है, द कैपेसिटी फैक्टर फॉर द पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी इज। देखिए हमें ये यहाँ पे फॉर्मूला दे दी गई है कैपेसिटर फैक्टर की, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन MWH अपॉन इंस्टॉल कैपेसिटी MW इंटू 1000 आर। हमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी हैज द हाईएस्ट कैपेसिटी फैक्टर। हमें हाईएस्ट कैपेसिटी फैक्टर पूछा गया है, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कैपेसिटी फैक्टर ढूंढेंगे,
वो है MWH, हम शॉर्ट में लिखेंगे यूनिट में ताकि हम मिस्टेक ना करें, इंटू 1/1000H। अब देखिए 1000H तो सभी में कॉमन होगा, ये तो सभी में कॉमन होगा, तो हम इसे अभी नहीं लिखेंगे। हम ये तो सभी में फैक्टर कॉमन रहेगा, हमें हाईएस्ट ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम MWH को MW की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, हम देख लेंगे क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो हम देखेंगे कैपेसिटी फैक्टर फॉर T1। पहले हम ये T1 का देखते हैं। तो MWH हमें यहाँ दे रखा है 1000, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हमें दे रखी है 10,000, हमें ये दे रखा है 10,000/20। तो ये फर्स्ट का दे रखा था 10,000/20। अब CF2 देखेंगे, हम T2 का देखेंगे, ये हमें दे रखा है MWH is 9,000 and this is 30, so 9,000/30। now CF-T3 is equal to, T3 हमें दे रखा है 7,000 और ये दे रखा है 15, so 7,000/15। और CF हमें लास्ट T4 का कैपेसिटी फैक्टर फॉर T4 इज इक्वल टू, लास्ट दे रखा है हमें, ये है 8,000, नहीं हमें ये देखना है, ये है 12,000 डिवाइड बाई 40, 12,000 डिवाइड बाई 40। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। सो इट विल बी 500, it will be 300, it will be 4 into 100। सो ये हमें डिवाइड करना पड़ेगा, सो ये आ जाएगा 466.66, ये आ जाएगा 00 कट 300। देखिए हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि कैपेसिटी फैक्टर ऑफ T1 मैक्सिमम 500 आ रहा है इन सभी वैल्यू में, तो हमारा आंसर ए आ जाएगा T1। ओके, देखिए कितना आसान था, हमें बस इसमें ये ऊपर वैल्यू दे रखी है ये ढूंढना था और हमने कंपेयर कर लिया, तो हमें पता चल गया ए आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। इसमें हमें दे रखा है कि इन अ 4x4 array shown below, each cell of the first 3 column has either a cross or a number as per the given rule। So हमें ये दे रखा है, ये बॉक्स, the number of cell represent the count crosses around its immediate neighbor, left, right, top, bottom, diagonal। ये कैसे हमें नंबरिंग दी गई है, देखिए इस नंबर के अराउंड एक क्रॉस है, ठीक है, तो यहाँ नंबर 1 आएगा। यहाँ 2 नंबर क्यों आएगा, क्योंकि एक क्रॉस यहाँ है, एक डायगोनल है, इसलिए इसे 2 नंबरिंग दी गई। सिमिलरली सभी के लिए, तो हमें यहाँ पे क्या नंबर आएंगे वो निकालना है और हमें देखना है मैक्सिमम पॉसिबल क्रॉसेस इन लास्ट कॉलम, C4 कॉलम में मैक्सिमम क्रॉसेस कितने होंगे। तो अब यहाँ जो नंबर आएगा देखिए उसके इमीडिएट में, यहाँ पे ये नंबर देखिए 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस नंबर के पास 2 क्रॉसेस है। ओके, एक तो ये हो गया, फिर यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, एक क्रॉस हो सकता है। ठीक है, हमें अभी के लिए पता नहीं है। ठीक है, इसमें 2 में से एक में क्रॉस होगा। अब नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे 3 है, ओके, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 क्रॉसेस होंगे, तो ये हो गया फर्स्ट क्रॉस, ये सेकंड, यहाँ पे एक हो सकता है या फिर यहाँ पे एक हो सकता है, पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं। ओके, फिर यहाँ पे है 4 का मतलब इसके पास 4 क्रॉस होंगे, ये एक हो गया, ये 2, ये 3, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे एक क्रॉस हो सकता है। ओके,
सो ये हमने पॉसिबिलिटी देखी। अब हम पुट करके देखेंगे कि अगर हमने एक क्रॉस यहाँ पे रख दिया, चलिए हम यहाँ पे एक क्रॉस रख देते हैं। अभी देखिए फिर यहाँ पे क्रॉस नहीं आएगा। ओके, तो ये चलो ये 2 है, इसके पास ये सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे 3 के पास 1 2 3 क्रॉस हो गए, चलो ये भी सेटिस्फाई हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्रॉस नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या आएगा वो हम बाद में पता लगाएंगे। यहाँ पे कोई नंबर आएगा। अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे तो आ नहीं सकता। चलिए तो हम यहाँ दूसरा क्रॉस रख देंगे। ओके, तो यहाँ पे 2 क्रॉस हमने रख दिए। अब यहाँ पे नंबर आएगा तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसके पास क्या है, एक क्रॉस इधर है एक क्रॉस इधर है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, बिकॉज एक क्रॉस यहाँ डायगोनल में कोई क्रॉस नहीं है। अब इसके पास 2 नंबर आ गए। अब यहाँ पे जो क्रॉस आएगा उसके पास देखिए 1 2 ट्रू क्रॉस है, तो इसमें भी 2 नंबर आ गए। तो यहाँ पे टोटल क्रॉस तो 2 ही आए हैं, मैक्सिमम क्रॉस कितने आए हैं 2। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 2 क्रॉस। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना था। यहाँ पे तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 2 क्रॉस। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में क्या दे रखा है, ड्यूरिंग अ हाफ मून फेस द अर्थ एंड मून फ्रॉम द राइट एंगल। ये एक राइट एंगल बनाएंगे और इफ द मून अर्थ सन एंगल ऑफ दिस हाफ मून इज मेजर्ड 89.85, द रेशियो ऑफ द अर्थ सन एंड द अर्थ मून डिस्टेंस इज क्लोजेस्ट टू। तो हमें ये पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो जो दे रखा है, जो हमें दे रखा है वो हम बना देंगे। एक राइट एंगल बन रहा है बाय सन, यहाँ पे है सन, यहाँ पे है मून और यहाँ पे है अर्थ। ओके, आपको ये थोड़ा अच्छा लगे दिखने के लिए तो इसे पूरा सन बना देते हैं। मून को हम बना देते हैं इस कलर का। ओके, और अर्थ तो ब्लू ही होता है। ओके, तो ये हमें बन गया सन मून एंड अर्थ। अब हमें दिया गया है कि अर्थ मून और सन के बीच में क्या है, राइट एंगल है। तो ये क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। इफ मून अर्थ सन मेक्स एन एंगल ऑफ, ये एंगल दे रखा है 89.85 डिग्री, देन द रेशियो ऑफ द सन अर्थ एंड द अर्थ मून, ये रेशियो हमें पूछा गया है क्या होगा। ओके, हमें ये क्या एंगल होएगा, हमें पता है कि ट्रायंगल का सम कितना होता है, एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। ये 90 हो गया, दिस इज क्लोज टू 90, तो ये आ जाएगा 0.15 डिग्री। इन दोनों का सम ऐड करेंगे तो 90 प्लस 90 ये 180 होता है। ओके, 360 मैंने सर्कल का लिख दिया, सम 180 होता है ट्रायंगल का। ये 90 है, 89.85 है, तो ये 0.15 डिग्री आएगा। अब हमें देखना है डिस्टेंस ऑफ अर्थ सन, हमें रेशियो पूछा गया है अपॉन डिस्टेंस ऑफ अर्थ मून। ओके, अर्थ सन, दिस इज अर्थ सन, दिस इज अर्थ मून, हमें ये पूछा गया है। तो ये हो जाएगा cosec theta of 0.15 degree. What is cosec theta? Cosec theta is hypotenuse upon opposite. This is equal to hypotenuse upon opposite. ओके, अब इसको हम cosec theta को लिख सकते हैं 1 upon sin 0.15 डिग्री। अब sin 15 डिग्री की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, नहीं तो एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपसे।
ये है वैल्यू, ये आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होगा, बाकी हो जाएगा। इसकी वैल्यू ये आती है, मैंने भी यहाँ बुक में देखा है, इसकी वैल्यू ये है। तो फिर आएगा इसका 381.97 समथिंग है। तो ये इसका आंसर आ रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 382। तो 382 इज ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना होता है, इसमें आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए, ये वाली, तभी आपसे ये क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, इसके आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, तभी आपको से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इफ दिस डिनोट्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी देन द मीनिंग ऑफ द वर्ड। चलिए, अब सीमर का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है सीमर इज इक्वल टू लो लेवल ऑफ एंगर। इसका देखो लो लेवल ऑफ एंगर हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एंगर, थोड़ा सा ज़्यादा। स्मॉलर मतलब इंटेंस एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा। ओके, अब हमें यहाँ पे थर्ड वर्ड ढूंढना है। ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक का तो मीनिंग हमें पता है, टू डैमेज या थोड़ा सा फ्रैक्चर कर देना किसी को। रेस का मतलब होता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, पूरी तरीके से उसे डिस्ट्रॉय कर देना। और इसका जो भी वर्ड आएगा उसका मीनिंग होगा ग्रेटर डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा हमने उसे तोड़ दिया। यहाँ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, बट यहाँ हमें टू डिस्ट्रॉय डेमोलिश बट नॉट फुल्ली, पूरा नहीं। ओके, अब हम इन वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं, फिर हम कंपेयर करेंगे। ऑब्स्टिक्यूट का मतलब होता है टू मेक अनक्लियर, ये तो इसका तो कोई रिलेशन बैठ ही नहीं रहा। दूसरा का मीनिंग होता है टू कंप्लीटली वाइप आउट, कंप्लीटली मिटा देना। अब दूसरे का मीनिंग देख लेते हैं, ये हो सकता है टू ब्रेक समथिंग इनटू पीसेस। फ्रैक्चर का मतलब होता है टू ब्रेक समथिंग इनटू पीसेस। एंड फिजियोर का मतलब होता है टू क्रैक और स्प्लिट। इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ ग्रेटर डिस्ट्रक्शन है, तो ये क्रैक और स्प्लिट तो होगा नहीं। यहाँ ब्रेक समथिंग पीसीस में तो नहीं हो, पूरा ही हमें नष्ट कर रहे हैं, तो यहाँ आएगा ऑब्लिटरेट टू कंप्लीटली वाइप आउट। तो यहाँ पे बी आंसर होगा। ये आपको मीनिंग पता होगा तभी होगा, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा, फिर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मूव ऑन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट था। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सभी पीवाईक्यू के सॉल्यूशन मिलते रहें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। अगर आप लास्ट में देखा है तो आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर यू। आप ऐसे ही सारे पीवाईक्यू लगाइए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।